है, छिटक रहा है। सिर्फ एक लाइन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। अरशद भाई, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। आप तो खैर कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, घोषित तौर पर हैं, मगर कौमी तौर पर आपकी तंजीम का समर्थन क्या सपा सरकार को अब भी जारी रहेगा? मौलाना मदनी। पार्टी नहीं, मैं अपनी पार्टी देखता हूं, लेकिन मैं इसके बावजूद अपनी पार्टी पर भी तनकीद करता हूं। और अगर मैं कांग्रेस पर तनकीद करता हूं तो मैं समाजवादी पार्टी पर 10 दफे तनकीद कर सकता हूं। हाँ। नहीं, सपा के कई नेता तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आप खुद को कांग्रेसी हैं, इसीलिए सपा सरकार के पीछे पड़े हैं और मजहबी आधार पर सरकार पर निशाना साधते हैं। मौलाना साहब, मौलाना मदनी, आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं ना कि आप कांग्रेसी इसलिए सपा को करना चाहते हैं। ये उनकी पार्टी के जो मसले हैं, मुझे उसके अंदर कोई दखल देने का मौका नहीं है। क्या मांग की उन्होंने और उन्होंने किया या नहीं किया, ये मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। मैं तो एक उसूली बात समझता हूँ। हाँ। कि अगर जिला इंतजामिया की नाक में नकेल गवर्नमेंट डाल देती तो ये नहीं हो सकता था। गवर्नमेंट डालने में, नकेल डालने में नाकाम रही है, इसलिए इतना बड़ा बवाल हो गया। ठीक बात है। मैं क्यों ये बात कहूं कि आजम खान ने क्या कहा था और अखिलेश ने क्या नहीं किया, मेरा इससे क्या दखल है? मैं उनकी पार्टी के अंदर दखील नहीं हूं। आप रुकिए हमारे साथ। मौलाना यासूब अब्बास साहब, अब यहां से समाजवादी पार्टी से जो नाराजगी है आप सब लोगों की, तमाम मुस्लिम संगठनों की, तमाम उलेमाओं की, अब वो कैसे दूर करी जाए? अब सपा के लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखिए, आज इस चर्चा में सपा का कोई व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ा इसलिए नहीं कि मामला बड़ा संवेदनशील है, मुंह से ऐसी बातें ना निकल जाए कहीं कि मामला और गड़बड़ हो जाए। अब्बास साहब जी, क्या किया जाए ऐसा? भाई देखिए, मुसलमानों का कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को जोड़ने के लिए। हाँ। कि सवाल यह है कि जो एक दरार पड़ गई मुजफ्फरनगर में, हाँ। उस दरार को कैसे भरा जाए। हाँ। किस तरीके से? इस वक्त सवाल यह है कि सरकार रहना चाहिए कि गिरना चाहिए, प्रशासन की गलती है कि सरकार की गलती है, ये सब चीजें अपनी जगह के ऊपर है। इस वक्त सबसे पहली बात यह है कि आप, ठीक है, हर आदमी किसी न किसी को बेस बना के सियासत करता है और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बेस बना के सियासत करती है। हाँ। उससे उसको फायदा होता है और जो आदमी अपना फायदा देखता है उसी को लेकर सियासत करता है। मुझे हैरत उन मौलवियों के ऊपर है, उन मदरसे के लोगों के ऊपर है कि जिस वक्त इलेक्शन शुरू होते हैं तो उस वक्त सियासी नेता मौलवियों के घरों के ऊपर, मौलवियों के दरवाजों के ऊपर, मदरसों के ऊपर खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद में उनको जो है अपनी तरफ मुतासिर करते हैं। और इन विचारों की कोई समझ नहीं है, इनके अंदर कोई लीडरशिप नाम की चीज नहीं है। इनको जो हाँकता है उधर हक जाते हैं। कोई रिजर्वेशन की इनको लॉलीपॉप दे देता है तो ये इसके पीछे दौड़ पाते हैं। कोई कुछ बात कह देता है, कोई कुछ बात कह देता है, ये तालियां बजाते हुए उसके पीछे चलते हैं। और भाई गलती अब्बास साहब, तो गलती तो इन्हीं की है ना। आखिरकार आप अपने को इस्तेमाल क्यों होने दे रहे हैं? आप वोट बैंक के तौर पर आजादी के 66 वर्षों बाद भी क्यों बदनाम हैं कि साहब मुस्लिम वोट बैंक है? अरे भाई, आप वोट बैंक क्यों? आप अपनी अकल से फैसला क्यों नहीं कर सकते? आप भेड़ चाल क्यों चलते हो खद्दरधारियों के पीछे? ये भी तो मैं अब्बास साहब पूछा जाएगा फिर। भाई देखिए, लीडरशिप जो है वो डेवलप नहीं होने दी जाती है, लीडरशिप को खरीद लिया जाता है। हाँ। लीडरशिप नहीं डेवलप होने दी जाती है। भाई साहब, ये भी आप ही की कमी है। फिर अगर आपके लीडर खड़े नहीं होता 66 वर्षों में और बिक जाते हैं, ये भी आप ही की कमी है। अब्बास साहब, मैं 2 उदाहरण दूंगा। आपने कहा लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी जाती। हाँ। मैं 2 उदाहरण दूंगा बहुत अदब से। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। हाँ। आपसे ज्यादा बुरी स्थिति में आजादी की लड़ाई के दौर में दलित थे इस देश में, जिनकी परछाई पड़ने पर लोग कोड़े मारते थे उनको और ब्राह्मण जाके नहाते थे।
ठीक है ना? सुन लीजिए, उस कम्युनिटी के अंदर से भी एक अंबेडकर पैदा हुआ जिसने पूरे दुनिया में अपनी रोशनी फैला दी और हिंदुस्तान में एक लीडरशिप स्टैब्लिश की। जगजीवन राम पैदा हुए उसी में काशी राम पैदा हुए, उसी में मायावती पैदा हुई। लीडरशिप तो पैदा होती है। अरे हम में जज्बा हो, हम सूरज हो, तो कोई बादल हमें रोक लेगा क्या अब्बास साहब? आज तक कोई बादल किसी सूरज को रोक पाया है? अमिताभ भाई, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यही चीज मैं भी कह रहा हूं। जो आपके जज्बात है वही मेरे जज्बात है। असल में लीडरशिप जो है, आप बताइए कि कौन सी लीडरशिप ऐसी है? हर सियासी, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, जितने भी है, कोई ना कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि इस वक्त मिल्लत की कौन बात कर रहा है? हर आदमी अपने जात की बात करता है। हर आदमी के अपने जाति अगराज मकासद वाबस्ता है। लिहाजा वो सरकार की तरफ देखते हैं। कोई सरकार हो, आप देखिए कि गुलदस्ते लेके और नंगे पैर लीडरशिप उनके दरवाजों के ऊपर खड़ी होती है। जी सवाल यह है, तो ये ऐसा क्यों होता है? सवाल यह कि आप अपने दरवाजे के ऊपर बैठिए। सियासी नेताओं के दरवाजे पर चक्कर लगा के आप पूरी मिल्लत का सौदा करते हैं। पहले दिखाते हैं कि पूरी मिल्लत हमारे साथ है। अगर मैं सरकार को कसूरवार मानता हूं तो मैं लीडरशिप को भी, मुस्लिम लीडरशिप को भी कसूरवार मानता हूं। इसके पीछे दोनों लोग जिम्मेदार हैं, इसके पीछे एक जिम्मेदार नहीं है। अनिल दुबे पूरी तरीके से दोनों जिम्मेदार हैं। जी अनिल दुबे साहब, अभी इस वक्त आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि साहब हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और शांति और सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन जिस इलाके में बवाल हुआ वो इलाका परंपरागत तौर पर चरण सिंह साहब के जमाने से लेकर जयंत तक वो इलाका तो खांटी आप लोगों का इलाका है। भाई आप लोगों की तरफ से शांति बहाली की सक्रिय कोशिश क्यों नहीं की गई? जाट समुदाय पर दावा तो चौधरी अजीत सिंह सबसे ज्यादा करते हैं ना। बात हम किसान का दावा करते हैं। हाँ। हम जाति की राजनीति हम नहीं किया करते हैं। हाँ। और जहां तक शांति बहाली की बात है, हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार शांति बहाली चाहती ही नहीं है। अरे भाई सरकार नहीं चाहती तो आप लोग तो पहल करें ना। तो एक मिनट अनिल जी, एक मिनट इजाजत चाहूंगा, फिर आप अपना उत्तर दें। हाँ। मैं एक तथ्य रख दूं जनता के सामने। हाँ। अब्बास साहब है, शाइस्ता है, सब लोग समझ ले उसको। आप भी 14 दिन लगे मुजफ्फरनगर में कत्लेआम होने तक। 14 दिन, एक दिन में कत्लेआम नहीं हुआ। और कत्लेआम तक कोई कर्फ्यू भी नहीं लगा था। मुजफ्फरनगर आने जाने पर नहीं लगा था ना। गलत कहूं तो टोक दीजिएगा, लेकिन तथ्य पर बात होगी मेरे शो में। जिस दिन छेड़खानी हुई और तनाव पैदा हुआ, एक लड़का मारा गया, फिर 2 मारे गए, उसके बाद से बवाल शुरू हुआ। पूरी प्रक्रिया एक पखवाड़ा तक चली, लेकिन दोनों लोग, बड़े चौधरी साहब और छोटे चौधरी साहब, दिल्ली के सरकारी भवन में रहे। वो किस दिन गए? जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर दी, एंट्री बैन कर दी। उस दिन कैसे गए अब्बास साहब? कैसे गए? मैसेज देके गए सबको कि 12 बजे यूपी गेट। ये तरीका था जाने का? अरे आपका तो घर था, आप पहले दिन क्यों नहीं गए अजीत सिंह? दूसरे दिन क्यों नहीं गए? तीसरे दिन क्यों नहीं गए? पैदल चलते 20-25 कोस और कहते कि मैं चरण सिंह का बेटा आया हूं, यहां आगजनी नहीं होगी, मैं जान दे दूंगा, आगजनी नहीं होने दूंगा। ये केवल छपरौली का सवाल नहीं, ये चरण सिंह की विरासत का सवाल है। जिस आदमी ने हिंदू मुस्लिम को जोड़ कर रखा, ये महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत का सवाल है। क्या बाप बेटे निकले इसके लिए? अजीत और जयंत, आप रस्म करना चाहते हैं? उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं? दुबे जी रिस्पॉन्ड कीजिए। उंगली कटा के शहीद मत होइए। अमिताभ जी देखिए, जब कवाल में ये घटना हुई, राष्ट्रीय लोकदल के लोग, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष, मैंने कहा जो हमारे अजीत सिंह कहाँ थे? मैंने कहा, मैंने ये पूछा ही नहीं आपका मोहल्ला प्रभारी कहाँ था? वो इलाका चरण सिंह का इलाका है। पूछा अजीत सिंह कहाँ थे? वो दिल्ली में आराम कर रहे थे। जयंत चौधरी दिल्ली में आराम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में, अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? जब सरकार का रोल, जब ये लगा कि सरकार किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में आपका रोल केवल लेने के लिए है, आपका वोट रोल केवल वोट। अब्बासी साहब देख रहे हैं राजनेताओं को, इनका कोई रोल नहीं। वो गांधी था जो खाली मरने चला गया।
गांधी था जो नोआ खाली मरने चला गया। वो टिकट था जो नईमा की अस्मत के लिए 39 दिन धरने पर बैठा, वो टिकट था। ये अजीत सिंह की जिम्मेदारी थोड़ी ना, गांव चले जाए घर। धन्य है बाबू, धन्य दुबे जी, धन्य। मैं समझ गया। इसीलिए चरण सिंह की 8 सूबों की विरासत, 8 सूबों की, कभी आइएगा तो नाम बताऊंगा कौन कौन लोग उनके दरबार में बैठते थे, उसको आपने 1 जिले और 1.5 जिले में लाके कन्फाइंड कर दिया। इसीलिए नहीं अमिताभ जी, आप हमारा पक्ष भी जाने। हमको पीड़ा है, मैं वैसा पक्ष में आपकी पीड़ा अगर ये सरकार को कहते आप, मैंने सरकार को नहीं कहा, लेकिन जो लोग उस इलाके के खुद मुख्तार बनते हैं और बोलते हैं ये मेरा इलाका है, वो लोग देखिए क्रियान्वयन कराना। अमिताभ जी आप 1 मिनट हमारी बात भी सुन लें। देखिए किसी भी काम का क्रियान्वयन तो सरकार किया करती है। आप प्रशासन सामाजिक सद्भाव के लिए सड़क पर निकले क्या अजीत सिंह? कवाल की घटना के सामाजिक सद्भाव के लिए हम 9 तारीख से निकले। 9 तारीख को आपने हमें नहीं जाने दिया, आपने गिरफ्तार किया। आज मुजफ्फरनगर छोड़िए, 9 तारीख का सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ आज अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे थे। जब कवाल में बवाल हुआ तब अजीत सिंह गए क्या? वो तारीख 28 तारीख थी। 10 कदम चलते तो मुझे खुशी होती कि ये नेता है इस इलाके का। उस समय ये अब्बास साहब मेरे घर में, अब्बास साहब मेरे मोहल्ले में आग लगे, मेरे घर में आग लगे, मैं पड़ोसी के घर में सोता रहूं और कहूं पुलिस की जिम्मेदारी है? नहीं, गलत है, बिल्कुल जाना चाहिए था। नेता है इस देश के। इसके अंदर पूरा दबाव बनाना चाहिए था। अजीत सिंह जी जाके वहां बैठ जाते तो जरूर कुछ नहीं होता, कंट्रोल हो जाता, इसमें कोई शक नहीं। अजीत सिंह जी की वहां पर सब लोग इज्जत करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, जात हजरात भी करते हैं, तो उनको वहां पर बैठ जाना चाहिए था, इसलिए और ऐलान करके नहीं जाना चाहिए था। मैं अमिताभ जी आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बात से सहमत हैं। मदनी साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। लगातार कहा जा रहा है कि हिंदू, मुसलमान और दूसरी जितनी भी कौमें हैं सबको एक साथ रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, मदनी साहब। लेकिन कवाल गांव का जो बवाल है वो तो छेड़खानी की वजह से पैदा हुआ ना। पहले छेड़छाड़ के एक आरोपी का कत्ल किया गया, फिर पूरे गांव ने मिलकर उसके 2 कातिलों को मार डाला। गलती दोनों तरफ से हुई थी, इसलिए किसी एक पक्ष को दोषी करार देना क्या ये सही होगा? जैसा लोग कर रहे हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय को दोषी करार दे रहा है। छोटी सी घटना को इतना बड़ा बता दिया गया। बंदी साहब, मेरा सवाल ये कि कवाल का जो बवाल है तो छेड़खानी की घटना शुरू हुआ। मैं तो ये बात कहता हूँ, मैं देखिए ये मुल्क ऐसा है, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। हाँ। यहाँ रोजाना इस तरह के वाकयात होते रहते हैं और शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी हो कि जिसमें रोजाना कत्ल की वारदात न होती हो। ये कोई आम चीज नहीं थी। हाँ। 2 आदमियों का कत्ल हो गया या एक कम्युनिटी के एक आदमी का कत्ल हो गया, अगर उसने ये जुर्म किया था कि लड़की को छेड़ा था तो होना चाहिए था, हो गया। हाँ, खत्म हो गई बात। ठीक है। लेकिन इन 3 कत्ल को बुनियाद बना करके 50,000 का मजमा 3 मरतबा आया। हाँ। सवाल पैदा होता है कि इस मजमे को आने की इजाजत क्यों दी गई कि यूपी और हरियाणा के बिरादरी के लोग जमा हों? ये तो इसका मतलब ये है कि इस आग को जलाने की कोशिश की गई। पहली दफे नहीं जली, दूसरी सभा बुलाई गई और उसकी इजाजत दी गई। हाँ। दूसरी दफा आग नहीं लगी, तीसरी सभा को बुलाया गया। ये सब कुछ होता रहा और गवर्नमेंट इस चाल को समझ नहीं सकी। ये कसूर है गवर्नमेंट का। मदनी साहब, लेकिन पहले तो खालापार में महापंचायत हुई थी ना, 144 धारा लगी थी, उसके बावजूद नहीं, वो महापंचायत। ये बताइए कितने आदमी जमा हुए 7,000 की महापंचायत के अंदर? 7,000 से ज्यादा। नहीं, क्या? अरे भाई, यहाँ 1.5 लाख आदमी जमा हो रहा है, 7,000 आदमी तो रोजाना किसी जलसे के अंदर जमा हो जाते हैं। हाँ। नहीं, लेकिन वहां पर भड़काऊ ये बताइए 7,000 आदमी जमा हुए थे, कोई तो नहीं हुआ था। हाँ। नहीं, मैं बताता हूँ, आप ये बात बोल रहे हैं, उसकी इजाजत नहीं दी गई और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बताइए किसी हिंदू को चोट लगी? उसका जो दिया गया, इसको मारा गया, सरकार के पास होंगे, सरकार को आप नकारा बता रहे हैं।
लेकिन उसके बाद एक दूसरी सभा, उसके अंदर 25,000, एक तीसरी सभा जिसमें 50,000, एक तीसरी सभा जिसके अंदर 1.5 लाख आदमी। ये इंतजार था कि किसी तरह अमन भंग हो। पहली दफे नहीं हुआ, दूसरी सभा की इजाजत, दूसरी दफे नहीं हुआ, तीसरी सभा की इजाजत, यहां तक कि तीसरी सभा के अंदर आग लग गई, मसला हल हो